आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर में पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में करना शुरू करेंगे, डाकघर बचत योजनाओं के बारे में। कितनी तरह की बचत योजनाएं या कौन कौन सी बचत योजनाएं आपको पोस्ट ऑफिस में ऑफर की जाती हैं, तो इसमें आ जाएंगी एसबी सेविंग बैंक वाली फैसिलिटी, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, टीडी टाइम डिपॉजिट, एमआईएस मंथली इनकम स्कीम, एससीएसएस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एसएसए सुकन्या समृद्धि अकाउंट, एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, केवीपी किसान विकास पत्र, एमएसएससी महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम 2021। क्या ये हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लेकिन ये आपके लिए जो पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, साथ में डेली यूज़ की चीज़ें हैं तो आपको पता भी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को अभी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ये चेंज होते हैं, तो जो भी एग्जाम से पहले इंटरेस्ट रेट रहेंगे उन्हीं को हमें याद करना है, अभी करने का कोई फायदा नहीं है। आगे चलते हैं। मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपनिंग एसबी अकाउंट। अगर आप डाकघर बचत खाता खुलवाना चाहते हैं, कितने रुपए की न्यूनतम राशि के साथ खुलवाया जा सकता है? 500 रुपए की न्यूनतम राशि के साथ खुलवाया जा सकता है। जितनी भी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स के बारे में करेंगे, मिनिमम आप कितने रुपए से अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मैक्सिमम कितना डिपॉजिट किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन करना है तो कम से कम 500 रुपए के साथ इसको ओपन किया जा सकता है। आगे चलते हैं, हु कैन ओपन। अब सेविंग का अकाउंट जब वो खोलना किसके द्वारा जा सकता है? सिंगल अडल्ट, कोई भी एकल वयस्क मिलकर खुलवा सकता है। टू एडल्ट्स ओनली, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हर एक सेविंग स्कीम के लिए। क्या कितने वयस्क मिलकर आपस में कोई भी पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे बोला गया कि एसबी का अकाउंट, सेविंग का अकाउंट जो वो केवल 2 वयस्क मिलकर ही आपस में खोल सकते हैं, तीसरे की अनुमति नहीं होगी। अच्छे से इसको याद कर लेना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी अकाउंट में क्या फ़र्क होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी का अकाउंट ओपन करेंगे, अगर वो आपके सामने कुछ कंडीशन रख दे कि हम दोनों के सिग्नेचर के बिना, जब तक हम दोनों सिग्नेचर ना करें अकाउंट से विड्रॉ ना की जा सके, या फिर वो करे कि हम दोनों में से कोई भी एक जना इस पर सिग्नेचर करे और उसमें से विड्रॉ की जा सके, तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर आप ज्वाइंट ए अकाउंट ओपन करते हैं, इसका मतलब जब पोस्ट ऑफिस से सेविंग अकाउंट से उन्होंने विड्रॉ करनी है, निकासी करनी है, पैसे निकलवाने हैं, दोनों के हस्ताक्षर आपको उस फॉर्म के ऊपर करवाने पड़ेंगे। दोनों के हस्ताक्षर मैंडेटरी हो जाएंगे। ज्वाइंट बी अकाउंट में क्या होता है? ज्वाइंट बी अकाउंट में अगर 2 अडल्ट आपस में मिलकर ज्वाइंट बी अकाउंट खोलते हैं तो दोनों में से कोई भी सिग्नेचर करके विड्रॉ कर सकता है, निकासी कर सकता है। तो ये फर्क होता है ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी में। अगर आपसे कोई बोले कि हम दोनों अगर पोस्ट ऑफिस में आते हैं, दोनों हस्ताक्षर करते हैं, तभी पैसे आपने विड्रॉ करने हैं, नहीं तो नहीं करने हैं, तो आप कौन सा अकाउंट ओपन करेंगे? ज्वाइंट ए अकाउंट ओपन करेंगे। अगर वो बोले कि हम दोनों ने मिलके अकाउंट खुलवाना है, लेकिन जब विड्रॉ करें तो कोई भी हमारे में से सिग्नेचर करके विड्रॉ कर सके, निकासी कर सके, आपने कौन सा अकाउंट ओपन करना है? ज्वाइंट बी अकाउंट ओपन करना है। सेविंग अकाउंट में केवल 2 ही वयस्क आपस में मिलकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ज्वाइंट ए और ज्वाइंट बी। आगे चलते हैं, गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, अवयस्क की ओर से अभिभावक के द्वारा खोला जा सकता है। मतलब कोई भी माइनर है, अब देखो 10 वर्ष से कम आयु का कोई भी है तो उसके लिए गार्डियन की ओर से खोला जा सकता है। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत मस्तिष्क कि व्यक्ति की ओर से अभिभावक के द्वारा खोला जा सकता है। माइनर अबव 10 इयर्स इन हिज ओन नेम, या फिर 10 वर्ष से ऊपर का कोई भी वयस्क है तो ऐसी कंडीशन में वो अपने नाम पर स्वयं भी अकाउंट ओपन कर सकता है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे 18 वर्ष मत कर देना, गलत हो जाएगा। कोई भी माइनर या कोई भी अवयस्क, क्योंकि कोई भी वयस्क कब होता है? 18 वर्ष की आयु के बाद, लेकिन कोई भी अवयस्क जिसकी आयु 10 वर्ष से ऊपर हो चुकी है वो अपने नाम पर स्वयं भी सेविंग का अकाउंट ओपन कर सकता है। अगर कोई माइनर है तो उसकी ओर से पेरेंट के द्वारा, गार्डियन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो यह आ जाएगा कि कौन एसबी का अकाउंट ओपन करवा सकता है। ओनली वन अकाउंट कैन बी ओपन्ड बाय एन इंडिविजुअल एज सिंगल अकाउंट। एक व्यक्ति के द्वारा
केवल एक ही एकल खाता खोला जा सकता है। सिंगल अकाउंट भी एक ही खोला जाएगा और ज्वाइंट अकाउंट अगर उसने खुलवाना है तो वो भी एक ही खुलवाया जा सकता है। सिंगल अकाउंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल अकाउंट को आप ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ज्वाइंट को सिंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो भी लास्ट में आएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी व्यक्ति केवल एक ही अपना पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है, एक से ज़्यादा खोलने की अनुमति नहीं होगी। Account in a name of only minor above 10 years of age, person of unsound mind, one account can be opened। नाबालिग हो जाए, चाहे वो 10 वर्ष से कम आयु वाला अवयस्क हो जाए जिसकी ओर से अभिभावक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति की ओर से, इन सभी के नाम पर भी एक एक अकाउंट ओपन किया जा सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसने क्या किया, अपने नाम पर सेविंग का अकाउंट ओपन कर लिया। अब वो क्या चाहता है, अपने बच्चे के नाम पर भी सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहता है, तो अपने बच्चे के नाम पर भी एक सेविंग अकाउंट अपनी तरफ से खुलवा सकता है। तो इस तरह से रहेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि वो अपने नाम पर 2 अकाउंट ओपन कर ले, इसके नाम पर भी एक अकाउंट ओपन हो सकता है, नाबालिग के लिए भी एक अकाउंट अलग से ओपन हो सकता है। डेथ ऑफ ज्वाइंट होल्डर, सर्वाइविंग होल्डर बिकम्स सोल होल्डर। संयुक्त खाते में एक धारक की मृत्यु होने पर जीवित धारक एकमात्र धारक बन जाता है। क्या बोला गया, मान लीजिए किसी ने पोस्ट ऑफिस में सेविंग का ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है। अब ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने के बाद, क्योंकि 2 वयस्क मिलकर आपस में ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, दोनों में से अगर एक की मृत्यु हो जाती है तो जो जीवित बचेगा वही एकमात्र धारक बन जाएगा, यानी कि उस खाते का जो अकाउंट होल्डर बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, जो जीवित बचेगा। लेकिन सर्वाइविंग होल्डर हैज ऑलरेडी सिंगल अकाउंट इन हिज और हर नेम, जो जीवित बचा है उसके नाम पर पहले से ही पोस्ट ऑफिस में सिंगल सेविंग अकाउंट है, तब क्या किया जाएगा, ज्वाइंट अकाउंट विल बी क्लोज, संयुक्त खाते को बंद कर दिया जाएगा। कन्वर्जन की बात करें, सिंगल टू ज्वाइंट अकाउंट एंड वाइस वर्सा नॉट अलाउड। एकल खाते को संयुक्त खाते में या संयुक्त खाते को एकल खाते में रूपांतरित करने की अनुमति नहीं होगी। मान लीजिए आपने शुरुआत में जब पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट ओपन किया, आपने सिंगल अकाउंट ओपन किया, अब बाद में आप उसको ज्वाइंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। वो कैसे रहेगा, वो सिंगल अकाउंट ही रहेगा। आपने ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया है तो वो ज्वाइंट ही रहेगा, आप उसको सिंगल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इस चीज़ की अनुमति आपको नहीं होगी। लेकिन ज्वाइंट अकाउंट के मामले में अगर 2 वयस्कों में से एक की मृत्यु हो जाती है तो क्या हो जाएगा, जो दूसरा जीवित बचेगा उसके नाम पर इस खाते को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर उस व्यक्ति के लिए कैसे हो जाएगा, सिंगल अकाउंट की तरह हो जाएगा। लेकिन जीवित बचने वाले वयस्क का अगर पहले से ही पोस्ट ऑफिस में सिंगल अकाउंट है तो ज्वाइंट अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। नॉमिनेशन इज मैंडेटरी एट अकाउंट ओपनिंग टाइम। खाता खोलते समय नामांकन जो अनिवार्य है, आपको कोई ना कोई नामांकन वहां पे देना ही पड़ेगा। कौन आप वारिस बनाना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में बताना ही पड़ेगा। डिपॉजिट एंड विड्रॉ की बात करें, अब अकाउंट तो आपने ओपन कर लिया, हमने ऊपर किया कि पहली बार जब आप अकाउंट ओपन करेंगे कम से कम 500 रुपये की राशि के साथ किया जा सकता है। लेकिन बाद में आप उसमें कैसे डिपॉजिट करेंगे, कैसे विड्रॉ करेंगे, क्या कंडीशंस रहेंगी। मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपीज़ फॉर फर्स्ट टाइम। पहली बार जब आप अकाउंट ओपन करेंगे तो कम से कम 500 रुपये की राशि के साथ किया जाएगा। ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग सब्सिक्वेंट डिपॉजिट नॉट लेस देन 10 रुपीज़। अब शुरुआत में तो आपने अकाउंट ओपन कर लिया 500 रुपये से, उसके बाद 500 रुपये के खाता खुलवाने के बाद अगर आप उसमें डिपॉजिट करना चाहते हैं तो कम से कम 10 रुपये उसमें डिपॉजिट किए जाएंगे। इससे कम की राशि उस खाते में डिपॉजिट नहीं की जा सकती है। मिनिमम विड्रॉ की बात करें, अब खाता आपने 500 रुपये का खोल लिया, उसके बाद आपने और पैसे डिपॉजिट किए, अब आप उसमें से पैसे निकालना चाहते हैं। निकालने के लिए कम से कम आप 50 रुपये निकाल सकते हैं, इससे कम की राशि आप नहीं निकाल पाएंगे। मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है, मैक्सिमम आप जितना चाहे उतना डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन न्यूनतम की बात करें वो कितना हो जाएगा, 10 रुपये। तो इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है, आप 11, 12, 13 इस तरह से कुछ भी पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। ये चीज़ भी आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाएगी। नो विड्रॉल परमिटेड आफ्टर मिनिमम बैलेंस 500 रुपीज़। अब अकाउंट का जो बैलेंस है वो अगर 500 रुपये है तो उसके बाद आप उसमें से विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। विड्रॉ करने की अनुमति तभी होगी जब आपके अकाउंट का बैलेंस 500 से ज़्यादा होगा। एक बार 500 के ऊपर आपका अकाउंट बैलेंस आ गया उसके बाद आप इसमें से कोई भी निकासी नहीं कर सकते हैं। बैलेंस नोट रेज्ड टू 500 एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, मेंटेनेंस फीस 50 रुपीज़ विल बी डिडक्टेड। यदि वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में 500 रुपये की न्यूनतम राशि नहीं
नहीं है तो रखरखाव शुल्क के रूप में 50 रुपये काट लिए जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपके खाते में फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च को, 31 मार्च को अगर आपके सेविंग के अकाउंट में 500 रुपये नहीं है, ऐसी कंडीशन में 50 रुपये मेंटेनेंस फीस के रूप में काट लिए जाएंगे। इफ अकाउंट बैलेंस बिकेम नील, अब मान लीजिए अकाउंट का बैलेंस जो है इस तरह से जीरो हो जाता है, अकाउंट विल बी ऑटोमेटिकली क्लोज, जो खाता जो है वो खुद ब खुद बंद कर दिया जाएगा। इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किस आधार पर किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। कैलकुलेशन की बात करें, ऑन बेसिस ऑफ मिनिमम बैलेंस बिटवीन 10th ऑफ मंथ एंड एंड ऑफ मंथ। तो इसमें सबसे पहले बोला गया जो सेविंग के अकाउंट में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी, कौन से बैलेंस के ऊपर की जाएगी, देखा जाएगा कि महीने की 10 तारीख और महीने के अंतिम दिन के बीच में जो सबसे कम बैलेंस रहेगा उस बैलेंस के ऊपर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी, ब्याज की गणना की जाएगी। एंड अलोड इन होल रुपीज ओनली, और ये जो ब्याज की गणना की जाएगी केवल पूर्ण रुपए पर ही की जाएगी। अब मान लीजिए आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, 500 रुपये 50 पैसे हैं, तो इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो किसके आधार पर मिलेगा, इस 500 रुपीज़ के आधार पर मिलेगा, जो पूर्ण रुपए होंगे। जो पैसे में होंगे उसके लिए आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दूसरी बात, आपको जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करके दी जाएगी वो कैसे दी जाएगी, महीने के देखा जाएगा 10 तारीख से महीने के लास्ट दिन के बीच में आपके अकाउंट में जो भी सबसे कम बैलेंस होगा उस बैलेंस के ऊपर कैलकुलेशन की जाएगी इंटरेस्ट की, ब्याज की। No interest if balance between 10th and last day of month falls below 500 rupees। अगर आपका जो अकाउंट का बैलेंस है महीने की 10 तारीख और महीने के लास्ट दिन के बीच में 500 रुपये से कम हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आपको किसी भी तरह का ब्याज नहीं दिया जाएगा। यह भी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंटरेस्ट क्रेडिट इन अकाउंट एट एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, इंटरेस्ट प्रेस्क्राइब्ड बाई मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ब्याज दर पर प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में ब्याज खाते में जमा कर दिया जाता है। कब किया जाता है, 31 मार्च को जो भी ब्याज बनेगा आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। तो कैलकुलेशन कैसे की जाती है, इंटरेस्ट कब क्रेडिट किया जाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एट द टाइम ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंट, जब आप खाता बंद करेंगे, इंटरेस्ट विल बी पेड अप टू द प्रीसीडिंग मंथ इन विच अकाउंट इज क्लोज्ड। खाता बंद करते समय, जिस महीने में आप खाता बंद करते हैं उसके पिछले महीने तक ही आपको ब्याज दिया जाएगा। जिस महीने में आप खाता बंद करेंगे उस महीने के लिए आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है। Interest up to 10,000 rupees in a financial year exempted from taxable income 80 TTA of Income Tax Act। दूसरी चीज यहाँ पे बोली है, सभी बचत खातों पर आयकर अधिनियम की धारा 80 TTA के तहत एक वित्तीय वर्ष में 10,000 रुपये तक की अर्जित आय को कर से छूट दी गई या 10,000 रुपये से ज़्यादा होगी तो इसमें आपको टैक्स देना पड़ेगा। आगे चलते हैं, साइलेंट अकाउंट। कोई भी सेविंग का अकाउंट साइलेंट कब हो जाता है, आपने बहुत बार सुना होगा साइलेंट ये हो चुका है, तो उसका क्या मतलब होता है, नो डिपॉजिट और विड्रॉल फॉर कंटिन्यूअस 3 फाइनेंशियल ईयर्स अकाउंट बिकम्स साइलेंट और डोरमेंट। यदि लगातार 3 वित्तीय वर्षों तक खाते में कोई भी जमा या निकासी ना की जाए तो खाता साइलेंट हो जाएगा, निष्क्रिय उसको माना जाएगा। आगे चलते हैं, खाते को पुनर्जीवित करने के लिए, रिवाइव करने के लिए एक आवेदन के साथ केवाईसी दस्तावेज आपको संबंधित डाकघर में जमा करने होते हैं। तो अगर आप साइलेंट अकाउंट को रिवाइव करना चाहते हैं, दोबारा से एक्टिव करना चाहते हैं, तो एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, साथ में आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट भी संबंधित डाकघर में जमा करने होंगे। एडिशनल फैसिलिटीज ऑन सेविंग अकाउंट, डाकघर बचत खाते के साथ आपको और कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, चेक बुक की सुविधा आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, एटीएम की फैसिलिटी आपको दी जाती है, आधार सीडिंग आप करवा सकते हैं, ई बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग। उसके बाद जन सुरक्षा स्कीम्स के बारे में हमने किया था, अटल पेंशन योजना है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, पीएमजेजेवाई, ये सारी सुविधाएं अगर आप लेना चाहें तो वो भी सेविंग के अकाउंट के साथ ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपके पास सेविंग अकाउंट के बारे में। आगे चलते हैं, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है आरडी का अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट, आवर्ती जमा जिसे कहा जाता है। इंटरेस्ट क्वार्टरली कंपाउंडेड, अब इसमें जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, वो कैसे किया जाता है, ब्याज की गणना हर महीने के अंत में मौजूद बैलेंस पर होती है, लेकिन खाते में वह ब्याज तिमाही के अंत में जुड़ता है। आगे फिर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पैसा बढ़ता है। तो यहाँ पे इसके मतलब बोलने का क्या मतलब हो जाएगा कि जो भी आपके अकाउंट में महीने के लास्ट में बैलेंस होगा उस बैलेंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन की जाएगी। लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, ये जो ब्याज है आपको पर मंथ के हिसाब से
तिमाही के अंत में जाके खाते में जुड़ता है, यानी कि 3 महीने के बाद, क्या पहले महीने के लिए, दूसरे महीने के लिए और तीसरे महीने के लिए, इन तीनों के लिए अलग अलग कैलकुलेशन की जाएगी। क्या ब्याज की गणना हर महीने के अंत में मौजूद बैलेंस पर होती है। पहले महीने के अंत में कितना बैलेंस है उसके ऊपर गणना की जाएगी, दूसरे महीने के अंत में कितना बैलेंस है उसके ऊपर गणना की जाएगी, तीसरे महीने के अंत में कितना बैलेंस है उसके ऊपर ब्याज की गणना की जाएगी। करने के बाद तीसरे महीने के लास्ट में जाके जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो आपके खाते में जोड़ा जाएगा। जोड़े जाने के बाद जो भी फिर आगे आपका बैलेंस बन जाएगा, क्योंकि आपने जो डिपॉजिट किया है वो वाला, साथ में जो इन 3 महीनों का ब्याज बनेगा वो वाला, उन दोनों को जोड़ा जाएगा। फिर उस पैसे के ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज जो है उस दर से आगे पैसा बढ़ेगा, मतलब फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, उसके बाद आपके आरडी का अकाउंट जो है बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। मिनिमम अमाउंट फॉर अकाउंट ओपनिंग, खाता खोलने के लिए जो न्यूनतम राशि है वो कितनी है, 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से। एक महीने का कम से कम आप 100 रुपया डिपॉजिट करके रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इन मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज़। अब मान लीजिए आरडी खाता जो है आप 100 रुपये से ओपन कर सकते हैं। 100 रुपये से ओपन करना नहीं चाहते, आप ज़्यादा पैसे से ओपन करना चाहते हैं तो आप 10 रुपये के मल्टीपल में, यानी कि 110 रुपये, 120 रुपये, 130 रुपये, इस तरह से आगे आप ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम डिपॉजिट की कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहे जितना उतना डिपॉजिट कर सकते हैं, इसमें मैक्सिमम कोई भी डिपॉजिट लिमिट नहीं होगी। आगे चलते हैं, हु कैन ओपन दिस अकाउंट। इस खाते को किसके द्वारा खोला जा सकता है, सिंगल अडल्ट के द्वारा खोला जा सकता है। ज्वाइंट अकाउंट में 3 अडल्ट आपस में मिलकर खोल सकते हैं। जैसे हमने सेविंग अकाउंट के बारे में किया, मैंने तब भी बोला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेविंग का अकाउंट केवल 2 वयस्क मिलकर ही आपस में खोल सकते हैं, अडल्ट आपस में मिलकर खोल सकते हैं। लेकिन जो ज्वाइंट अकाउंट होगा आरडी का, रिकरिंग डिपॉजिट का, उसको 3 अडल्ट मिलकर आपस में खुलवा सकते हैं। आगे चलते हैं, गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, अवयस्क की ओर से अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। माइनर अबव 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम, 10 वर्ष से अधिक आयु का अवयस्क अपने नाम पर खोल सकता है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन्ड, जैसे हमने सेविंग का अकाउंट किया कि अगर एकल अकाउंट की बात करें, सिंगल अकाउंट की बात करें, सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन किया जा सकता है एक व्यक्ति के द्वारा। लेकिन आरडी में ऐसा नहीं है, आरडी में आप जितने चाहें उतने अकाउंट अपने नाम पर ओपन कर सकते हैं। आगे चलते हैं, डिपॉजिट की बात करते हैं। तो आरडी के अकाउंट में क्योंकि आपको हर मंथ डिपॉजिट करना होता है, तो कैसे किया जाएगा। अकाउंट ओपन बाई चेक और कैश। सबसे पहले जो आपका आरडी का अकाउंट है आप उसको कैश या चेक जैसे भी खोलना चाहे खोल सकते हैं, लेकिन सेविंग का अकाउंट ध्यान में रखना वो केवल कैश के माध्यम से ही खोला जाता है। ऊपर लिखा नहीं है, उसको आपने नोट डाउन कर लेना है। सेविंग का अकाउंट जो वो केवल नकदी के साथ खोला जाएगा। आरडी का अकाउंट कैश या फिर चेक जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप ओपन कर सकते हैं। इन केस ऑफ चेक, अब मान लीजिए आपने आरडी का अकाउंट जो है चेक के माध्यम से ओपन किया, डेट ऑफ डिपॉजिट शैल बी डेट ऑफ चेक क्लियरेंस, तो वहां पे जो अकाउंट ओपन करने की डेट होगी वो कौन सी होगी, जिस तारीख को आपका चेक क्लियर होगा वही तारीख कौन सी हो जाएगी, जमा की तारीख हो जाएगी, अकाउंट ओपन की तारीख हो जाएगी। आगे चलते हैं, अकाउंट ओपनिंग ड्यूरिंग डेट 1st to 15th ऑफ मंथ, डिपॉजिट अप टू 15th डे ऑफ मंथ। अब यहाँ पे मान लीजिए आपने अकाउंट आरडी के अकाउंट में बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखना है, 1 से लेके क्या 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में खोलते हैं तब कैसे होगा, या फिर 1 तारीख से लेके आप महीने के लास्ट दिन जो भी 30 या 31 का महीना होगा उसके बीच में खोलते हैं तो किस तरह से होगा। अगर आपने अकाउंट ओपन किया 1 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में, तो ऐसी कंडीशन में जो आपको बाद में डिपॉजिट करना है हर महीने, वो भी कब से कब किया जाएगा, 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में ही किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं 15 तारीख के बाद, क्या 15 तारीख से लेके महीने के लास्ट दिन में आप इसमें डिपॉजिट करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, ऐसी कंडीशन में जो आप बाद में डिपॉजिट करेंगे, अकाउंट ओपनिंग डेट 16th टू लास्ट डे ऑफ मंथ, अगर अकाउंट ओपन करने की डेट 16 तारीख से लेकर महीने के लास्ट दिन के बीच है, डिपॉजिट ऑन एनी डे ऑफ मंथ, तो आप महीने की किसी भी तारीख को इसमें डिपॉजिट कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्या हो जाएगी, अगर आप महीने की 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इसमें जो डिपॉजिट करना होगा पर मंथ, वो भी कैसे करना होगा, महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में करना होगा, यानी कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप
आपको ये डिपॉजिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप 16 तारीख से लेके महीने के लास्ट दिन तक, चाहे वो 30 का हो चाहे 31 का हो, महीने के लास्ट दिन के बीच में ओपन करते हैं, ऐसी कंडीशन में आप 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक या महीने के लास्ट दिन तक, लास्ट तारीख को जब भी चाहें तब इसमें डिपॉजिट कर पाएंगे। तो बेटर क्या होता है, आप जब भी आरडी का अकाउंट ओपन करें महीने की 16 तारीख से लेके महीने के लास्ट दिन के बीच में ओपन करें। इसमें आपको क्या फायदा मिल जाता है, फायदा ये मिलेगा कि आप महीने के किसी भी तारीख को किसी भी दिन में इसमें डिपॉजिट कर पाएंगे। लेकिन 15 तारीख से पहले अकाउंट ओपन करने पर आपको 15 तारीख से पहले ही इसमें डिपॉजिट करना होगा। आगे चलते हैं, डिफॉल्ट्स की बात करते हैं। अगर आप समय से इसमें जो डिपॉजिट करना है वो नहीं करते हैं तो क्या किया जाएगा। इफ नॉट डिपॉजिट ड्यूरिंग प्रेस्क्राइब्ड डे, जो निर्धारित दिन है अगर उसके भीतर आप जमा नहीं करते हैं, डिफॉल्ट एट द रेट 100 रुपीज़, तो इसमें प्रति 100 रुपये के लिए आपको 1 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। किस चीज़ के लिए, डिफॉल्ट के रूप में। अब मान लीजिए आपने 1000 रुपये का अकाउंट ओपन किया था, अब आपने जो ड्यू डेट है या प्रेस्क्राइब्ड डेट है वहां तक उसमें डिपॉजिट नहीं किया। ऐसी कंडीशन में आपसे क्या होगा, डिफॉल्ट लिया जाएगा। जब आप नेक्स्ट टाइम इसको डिपॉजिट करेंगे, कितना डिफॉल्ट लिया जाएगा, प्रत्येक 100 रुपए के लिए 1 रुपया लिया जाता है। तो हर एक 100 रुपए के लिए 1 रुपया होता जाएगा, यानी कि 1000 रुपए के लिए आपको 10 रुपए डिफॉल्ट का भुगतान करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, फॉर रेगुलर डिफॉल्ट्स अकाउंट बिकम डिसकंटिन्यूड। अगर आप 4 लगातार डिफॉल्ट करते हैं तो अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा। अकाउंट कैन बी रिवाइव्ड, और जब अकाउंट डिसकंटिन्यू हो जाएगा तो आपके पास ऑप्शन रहेगी उसको रिवाइव करने की विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम दी 4th डिफॉल्ट। जब चौथा डिफॉल्ट होगा उसके 2 महीने के भीतर आप इस अकाउंट को रिवाइव कर सकते हैं, पुनर्जीवित कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रिवाइव नहीं करते हैं, नो डिपॉजिट कैन बी मेड अगेन एंड अकाउंट बिकम्स डिसकंटिन्यू, तो यहां पे फिर आपको बाद में डिपॉजिट करने की सुविधा नहीं मिलेगी और आपका खाता जो बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। इफ देयर आर नॉट मोर देन 4 डिफॉल्ट्स, अकाउंट होल्डर में एक्सटेंड मैच्योरिटी पीरियड। तो यहां पे बोला गया अगर मासिक जमा में 4 से अधिक डिफॉल्ट नहीं है तो खाता धारक क्या कर सकता है, मैच्योरिटी के समय इसको एक्सटेंड कर सकता है, इसको आगे बढ़ा सकता है। कैसे, एज में months as number of defaults and deposit defaulted installments during extended period। तो क्या बोला गया है, जितने महीनों के लिए उसने डिफॉल्ट किया है उतने महीनों के लिए वो उसे आगे बढ़ा सकता है, तथा विस्तारित अवधि के दौरान वो जितनी भी डिफॉल्टेड किस्तें होंगी उनको जमा कर पाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हो जाएगा, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 4 से ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं की है, मतलब 4 से ज़्यादा अगर वो डिफॉल्ट नहीं करता है, 4 से ज़्यादा किए हैं, तब ये मैच्योरिटी के समय बंद होगा ही होगा। लेकिन अगर उसने 4 से ज़्यादा डिफॉल्ट नहीं किया है तो मैच्योरिटी के समय क्या कर सकता है, अकाउंट होल्डर इसको आगे एक्सटेंड कर सकता है, अकाउंट को आगे बढ़ा सकता है। कितने समय के लिए, जितने महीनों के लिए उसने डिफॉल्ट किए होंगे, उसने 1, 2, 3 या 4 जितने महीनों के लिए डिफॉल्ट किए होंगे उतने महीनों के लिए आगे मैच्योरिटी पीरियड को बढ़ाया जा सकता है। और बढ़ी हुई अवधि के दौरान जितने भी डिफॉल्ट होंगे उनको वो डिपॉजिट कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा, इसको समझ लेना है। अब यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको भी पता है आरडी का अकाउंट जो 5 वर्षों के लिए खुलता है, लेकिन जो खाता धारक है उसने बीच में क्या कर दिए, 4 डिफॉल्ट कर दिए। अब क्या होता है, मैच्योरिटी तो 5 वर्ष के बाद होनी है, क्या जब 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे अकाउंट ओपन को तो वो मैच्योर होगा। लेकिन यहाँ पे खाता धारक के पास एक ऑप्शन आ जाती है, 5 वर्ष पूरे होने के बाद वो आगे इसको एक्सटेंड कर सकता है 4 महीनों के लिए जितने उसने डिफॉल्ट किए हैं। तो आपका अकाउंट वहीं पे 5 साल 4 महीने चला जाएगा और 4 महीने में आप जो भी डिफॉल्ट आपने किए हैं, 4 जो भी आपने किस्तें जमा नहीं की हैं, आप उनको कर पाएंगे इन 4 महीनों के दौरान। नेक्स्ट चलते हैं, एडवांस डिपॉजिट की बात करते हैं। अब आपने अकाउंट ओपन किया, आप चाहते हैं कि मैं महीने महीने में डिपॉजिट करने नहीं आ सकता हूं या फिर मैं एक साथ ही डिपॉजिट करूंगा, तो कैसे किया जा सकता है। इफ नॉट ए डिसकंटिन्यूड अकाउंट, अगर आपका आरडी खाता डिसकंटिन्यूड नहीं है, एडवांस डिपॉजिट कैन बी मेड अप टू 5 ईयर्स, तो 5 वर्ष पूरे होने तक ही आप उसमें एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि जो लास्ट किस्त है वहां तक आप इसमें एडवांस में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो मतलब जब आपने अकाउंट ओपन किया, अकाउंट ओपन करने के बाद भी आप इसमें 5 वर्षों के लिए एक साथ एडवांस में डिपॉजिट कर पाएंगे। रिवेट की बात करें, एटलीस्ट 6 एडवांस डिपॉजिट करने पर, कि अगर आप कम से कम 6 एडवांस डिपॉजिट करते हैं, अग्रिम जमा करते हैं, इंक्लूसिव ऑफ मंथ ऑफ डिपॉजिट, कम से कम 6 महीनों की अग्रिम किस्तें जमा करने पर आपको यहाँ पे रिवेट दिया जाएगा, कुछ छूट दी जाती है। फॉर 100 रुपीज़ डिनोमिनेशन रिवेट 10 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स। अगर आप 6 महीनों के लिए एडवांस में डिपॉजिट करते हैं तो प्रत्येक 100 रुपये के लिए, अब 6 महीने के लिए आपने काउंट कर लेना कि कितने रुपए जमा होते हैं। अब उसमें मान लीजिए 10,000 रुपये जमा होते हैं 6 महीने में,
का एस्टिमेट लगा के यहाँ पे चलते हैं कि 10,000 रुपये 6 महीनों में जमा होते हैं, तो उसको रिवेट कितना दिया जाएगा। अगर उसने 10,000 रुपये एक बार में डिपॉजिट किए तो उसको यहाँ पे आपने 100 रुपये के देख लेना कितने डिनोमिनेशन बनेंगे, तो इसमें आपने क्या कर लेना, 100 से डिवाइड कर लेना, तो कितने 100 डिनोमिनेशन बन जाएंगे। तो इन 100 डिनोमिनेशन के लिए उसको 10-10 रुपये का यहाँ पे क्या मिल जाएगा, रिवेट मिल जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करें 40 रुपीज़ फॉर 12 मंथ्स, एक साथ वो 6 महीनों की एडवांस करने पर 100 रुपये पर 10 रुपये की छूट मिल जाएगी। मतलब ये जितने भी 100 रुपये होंगे, क्या 100 डिनोमिनेशन बनेंगे, तो इनके लिए उसको क्या बनेगा, 10-10 रुपये की छूट दी जाएगी। वहीं पे अगर हम बात करें वो 12 महीनों के लिए एडवांस डिपॉजिट करता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको क्या हो जाएगा, प्रत्येक 100 रुपये पर 40 रुपये की छूट दी जाएगी। एडवांस डिपॉजिट मेड एट एनी टाइम ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग एट एनी टाइम देयर आफ्टर। अब बोला गया जो आप एडवांस में डिपॉजिट करेंगे, अग्रीमेंट जमा करेंगे, वो आप कभी भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अकाउंट ओपन के टाइम भी कर सकते हैं, जब आपने अकाउंट ओपन किया उसी समय भी आप एडवांस में डिपॉजिट कर सकते हैं और बाद में भी एडवांस में डिपॉजिट किया जा सकता है। आगे चलते हैं, आगे आपके पास लोन, अगर आपने आरडी के अकाउंट पर लोन लेना है तो वो भी आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आफ्टर 12 installments deposited and account is continued for 1 year, depositor may avail loan facility up to 50% of the balance credit in the account। 12 किस्तें जमा करने पर तथा खाते के लगातार 1 साल तक चलने के बाद जमाकर्ता लोन की सुविधा ले सकता है। खाते में पिछले वित्तीय वर्ष के अंत तक जमा हुई रकम का 50% लोन के रूप में लिया जा सकता है। आपने आरडी अकाउंट अगर आज की डेट में ओपन किया और लगातार आप इसको 1 साल तक चलाते हैं, 12 किस्तें इसमें जमा हो जाती हैं, उसके बाद आप इसके ऊपर लोन ले सकते हैं। और लोन जो वो कितना लिया जा सकता है, अब मान लीजिए आप इसमें तीसरे वर्ष जो है, तीसरा फाइनेंशियल ईयर है, उसमें लोन लेते हैं, तो देखा क्या जाएगा कि दूसरे वित्तीय वर्ष के अंत में उस अकाउंट में टोटल कितने पैसे जमा आपने करवाए हैं। अगर आपने उसमें 10,000 रुपये डिपॉजिट करवाए हैं तो इसका 50% आप लोन के रूप में ले सकते हैं। यानी कि पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जो भी राशि जमा होगी उस जमा राशि का 50% लोन के रूप में लिया जा सकता है। लोन कैन वी पे इन वन लम सम और इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स। लोन जो है वो एक मुश्त में आप जमा कर सकते हैं, मतलब एक ही बार में भी जमा कर सकते हैं, या फिर इक्वली आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स में भी उसको जमा कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, अब आरडी के अकाउंट पर लिया गया लोन, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 2% प्लस आरडी इंटरेस्ट रेट। जो भी प्रेजेंट में आरडी इंटरेस्ट रेट है प्लस 2%। अब मान लीजिए प्रेजेंट में आरडी के ऊपर 5% इंटरेस्ट रेट है, तो ऐसी कंडीशन में आपने इसके ऊपर जो लोन लिया होगा उस लोन के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा, इससे 2% ज्यादा, तो फिर आपको वहां पे 7% जो इंटरेस्ट है वो देना पड़ेगा लोन के ऊपर। तो जो भी आरडी इंटरेस्ट रेट रहेगा उसके आपने 2% ऐड कर देने हैं, वो आपको आरडी के ऊपर लिए गए लोन के ऊपर इंटरेस्ट या ब्याज देना पड़ेगा। लोन इंटरेस्ट कैलकुलेशन की बात करें, फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉल टू डेट ऑफ रीपेमेंट, निकासी की तारीख से पुनर्भुगतान की तारीख तक ब्याज की गणना की जाएगी। अगर आपने 1 तारीख को इसमें से विड्रॉ किया, लोन लिया, तो 1 तारीख से ही लोन के ऊपर ब्याज की गणना करनी शुरू हो जाएगी और जब आप वापस करेंगे उस डेट तक इसके ऊपर ब्याज की गणना करी जाएगी। इफ लोन नोट रीपेड, अगर आपने लोन ले लिया बाद में आप उसका वापस उसको चुकाते नहीं है तो क्या हो जाएगा, लोन प्लस इंटरेस्ट डिडक्टेड फ्रॉम मैच्योरिटी वैल्यू। तो जो भी लोन होगा साथ में उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो मैच्योर जब अकाउंट होगा तो मैच्योरिटी वैल्यू से डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, समय से पहले बंद करने की बात करें, आफ्टर 3 इयर्स यानी कि 36 मंथ्स, खाता खोलने की तारीख से 3 साल के बाद आरडी खाते को समय से पहले बंद किया जा सकता है। आपने आरडी का अकाउंट ओपन किया, अब अकाउंट जो है इसकी मैच्योरिटी पीरियड कितना रहता है, 5 वर्ष रहता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले अगर आपको इसे बंद करवाना है तो आप कब करवा पाएंगे, 3 वर्ष पूरे होने के बाद आप इसको बंद करवा पाएंगे। क्लोज बिफोर मैच्योरिटी, अगर आप इसको मैच्योरिटी से पहले यानी कि 5 वर्ष से पहले बंद करते हैं, एसबी इंटरेस्ट विल बी पेएबल, तो आपको जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, वो कौन सा दिया जाएगा, डाकघर बचत खाते के ऊपर जो ब्याज है वही आपको मिलेगा। नो प्री मैच्योर क्लोजर पीरियड फॉर विच एडवांस डिपॉजिट हैज बीन मेड। अब यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या कि आप 5 वर्ष के लिए भी एक साथ में एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपने क्या कर लिया,
5 महीनों के लिए एडवांस में डिपॉजिट कर दिया। अब जब तक ये 5 महीने पूरे नहीं हो जाएंगे उस समय से पहले आप इसको प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपका अकाउंट जो आप 3 साल पूरे हो गए लेकिन आपने 3.5 साल तक के लिए उसमें एडवांस डिपॉजिट करवा रखा है, तो आपका जो आरडी का अकाउंट है वो 3.5 साल के बाद ही बंद करवाया जा सकता है, फिर उसको 3 साल के बाद आप बंद नहीं कर पाएंगे। तो जितने समय के लिए आपने ऑलरेडी एडवांस में डिपॉजिट कर दिया है उस समय तक, उस एडवांस डिपॉजिट के पूरा होने तक आप इसको प्री मैच्योर क्लोज नहीं कर पाएंगे। मैच्योरिटी की बात करें 5 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग, या खाता खोलने की तारीख के 5 साल के बाद परिपक्व होगा। जिस तारीख को आप अकाउंट ओपन करेंगे उस तारीख से 5 वर्ष पूरे होने के बाद आरडी का अकाउंट मैच्योर होता है। अकाउंट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर फर्दर 5 इयर्स। अब जैसे ही 5 वर्ष पूरे हो जाएंगे अकाउंट के, उसके बाद आगे फिर से आप इसको आगे 5 वर्षों की अवधि के लिए बढ़ा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर आपका आरडी का अकाउंट टोटल 10 वर्षों के लिए चलेगा। इंटरेस्ट रेट ड्यूरिंग एक्सटेंशन एट विच अकाउंट वाज ओरिजिनली ओपन। तो इस बढ़े हुए या विस्तारित आरडी खाते के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, जिस समय आपने ओरिजिनली अकाउंट ओपन किया था, यानी कि 5 वर्ष पहले जो आपने अकाउंट ओपन किया था उस समय जो इंटरेस्ट रेट था वही इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा जब आप अकाउंट एक्सटेंड करेंगे, यानी कि 10 वर्षों तक फिर आपको वही इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। एक्सटेंडेड अकाउंट क्लोज्ड एनी टाइम ड्यूरिंग पीरियड ऑफ एक्सटेंशन। दूसरी चीज बोली है विस्तारित अवधि के दौरान आप एक्सटेंड किए हुए खाते को किसी भी समय क्लोज कर सकते हैं। अब पहली बार जब आपने अकाउंट ओपन किया, मान लीजिए 1 वर्ष जब शुरुआत में अकाउंट ओपन किया, तो शुरू से लेके उस तारीख से लेके 5 वर्ष पूरे होने के बाद क्या हो जाएगा, अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। अब आगे जब मैच्योर होगा तो फिर से आप इसको 5 सालों की अवधि के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। तो 5 साल की अवधि के लिए अब ये टोटल कितना 10 साल तक चलेगा। दूसरी चीज यहां पे बोली गई है, पहली आपको ऑप्शन मिलेगी 3 साल के बाद इसको प्री मैच्योर क्लोज करने की। 3 साल और 5 साल के बीच में अगर आप इसको प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो आपको क्या होगा, सेविंग का इंटरेस्ट दिया जाएगा। लेकिन दूसरी चीज यहां पे बोली गई है 5 वर्ष पूरे होने के बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा फिर से आप इसको आगे 5 सालों की अवधि के लिए एक्सटेंड करेंगे, तो ये 5 वर्ष से लेकर 10 वर्ष के बीच की जो अवधि होगी, इस अवधि के दौरान किसी भी समय आप अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। आप 6 साल के ऊपर 7 साल 8 या 9 साल कभी भी अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब शुरुआत में खोलेंगे तो शुरू से लेके 3 वर्ष के बाद अकाउंट क्लोज किया जा सकता है। दूसरी बात, मैच्योरिटी के बाद अकाउंट को एक्सटेंड करने पर आप किसी भी समय अकाउंट को क्लोज करवा सकते हैं। एक्सटेंडेड अकाउंट क्या हो जाएगा, फॉर कंप्लीटेड ईयर्स आरडी इंटरेस्ट पेएबल। जितने भी वर्ष कंप्लीट होंगे उनके लिए आपको आरडी इंटरेस्ट मिलेगा, पीरियड लेस देन ईयर। अगर 1 वर्ष से कम की अवधि होगी तो एसबी इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा। अब ये क्या चीज हो जाएगी, तो 5 वर्ष के बाद और 10 वर्ष के बीच में जब आप अकाउंट क्लोज करना चाहेंगे किसी भी समय, क्योंकि क्लोज कर सकते हैं। मान लीजिए आप क्या करते हैं, 8 वर्ष जो 8वां वर्ष चला हुआ है उस समय जाके आप अकाउंट को क्लोज कर देते हैं। तो यहां पे देखिए 5 वर्ष के लिए आपको आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा, 6ठे वर्ष के लिए आपको आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा, 7वें वर्ष के लिए भी आरडी का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि जो भी वर्ष पूरे होंगे उन सभी के लिए आपको आरडी का इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्योंकि अभी 8वां वर्ष चला हुआ है, ये पूरा नहीं हुआ है, तो इस वर्ष के लिए आपको क्या मिलेगा, सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा। यानी कि जो भी वर्ष पूरा नहीं हुआ है उस वर्ष के लिए आपको सेविंग का इंटरेस्ट मिलेगा। जितने भी वर्ष पूरे हो चुके हैं उन सभी के लिए आपको आरडी का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आरडी अकाउंट रिटेन्ड अप टू 5 इयर्स फ्रॉम मैच्योरिटी डेट विदाउट डिपॉजिट आल्सो। आरडी खाते को बिना जमा किए भी परिपक्वता की तारीख से 5 साल तक बनाकर रखा जा सकता है। अब आपने क्या किया, आरडी का अकाउंट 5 वर्ष के बाद जब मैच्योर हुआ उसमें ना तो आपने एक्सटेंड किया ना ही विड्रॉ की, तो आप इसको बिना किसी जमा के आगे फिर से 5 वर्षों के लिए वैसे ही बनाकर रख सकते हैं। आप बिना डिपॉजिट के भी इसको आगे 5 सालों की अवधि के लिए बनाकर रख सकते हैं। 10 वर्ष के बाद आपका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो आपको दे दिया जाएगा, साथ में जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसके ऊपर वो भी मिल जाएगा। उसके बाद है आपके पास टीडी अकाउंट के बारे में, टाइम डिपॉजिट अकाउंट के बारे में। इंटरेस्ट पेएबल एनुअली बट कैलकुलेटेड क्वार्टरली। टाइम डिपॉजिट अकाउंट में या सावधि जमा खाते पर आपको जो ब्याज दिया जाता है वो वार्षिक तौर पर दिया जाता है, लेकिन ब्याज की गणना त्रैमासिक आधार पर की जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या हो जाएगा, ब्याज जो है वार्षिक तौर पर दिया जाएगा, एनुअल बेसिस पर दिया जाएगा। मतलब कि आपने जिस तारीख को अकाउंट ओपन किया था उस तारीख के 1 वर्ष पूरा होने के बाद आपको इसमें इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन जो ब्याज की गणना है वो त्रैमासिक आधार पर की जाती है। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए फिक्स किए टाइम डिपॉजिट में, तो यहां पे आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कैसे मिलेगा,
पहले तो 3 महीने के आधार पर देखा जाएगा, जो भी इंटरेस्ट बन जाएगा 3 महीने के बाद इस 1 लाख रुपए में जोड़ दिया जाएगा। मान लीजिए 1 लाख के ऊपर आपको 1,000 रुपये इंटरेस्ट बन जाता तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 1,01,000 रुपये। फिर उसके बाद आगे 3 महीनों के लिए इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ना कि इसके ऊपर। फिर 1,01,000 के ऊपर मान लीजिए आपका इंटरेस्ट बन जाता है 1 लाख के बाद। क्या 1 लाख के बाद 1,000 पहले 3 महीनों के लिए, फिर अगले 3 महीनों के लिए कितना बन गया, 1,000 के ऊपर भी इंटरेस्ट मिलेगा और 1 लाख के ऊपर भी। तो मान लीजिए आपका 1,00,000 क्या 1,050 रुपये इंटरेस्ट बन जाएगा। फिर उसके अगले 3 महीनों के लिए 1,01,050 रुपये पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब कि इसकी जो गणना की जाएगी वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर की जाएगी। आगे चलते हैं, मिनिमम डिपॉजिट ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग। खाता खोलते समय जो न्यूनतम राशि आपको डिपॉजिट करनी होगी वो कितनी है, 1,000 रुपये है। एंड इन मल्टीपल ऑफ 100 रुपीज़, 1,000 रुपये कम से कम आपको डिपॉजिट करने होंगे और इससे ज़्यादा आप करना चाहते हैं 100 रुपये के मल्टीपल में किए जा सकते हैं। टाइम डिपॉजिट अकाउंट मिनिमम 1,000 रुपये की राशि के साथ खोला जा सकता है और इससे ज़्यादा का आप खोलना चाहें 1,100 1,200 इस तरह से इसको आगे आप ओपन कर सकते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट, इसमें अधिकतम जमा राशि की कोई भी सीमा नहीं है। आगे चलते हैं, हु कैन ओपन खाता निम्न के द्वारा खोला जा सकता है। सिंगल अडल्ट, एक एकल वयस्क के द्वारा। ज्वाइंट अकाउंट, 3 वयस्क मिलकर आपस में खुलवा सकते हैं। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, अवयस्क की ओर से अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, विकृत मस्तिष्क वाले व्यक्ति की ओर से अभिभावक के द्वारा खोला जा सकता है। कोई भी माइनर जिसकी आयु 10 वर्ष से अधिक हो चुकी है वो अपने नाम पर खोल सकता है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन, खाते जो वो कितनी भी संख्या में खोले जा सकते हैं। इसमें ना तो मैक्सिमम कोई लिमिट है कि आप इससे ज़्यादा डिपॉजिट नहीं कर पाएंगे, दूसरी ना ही इसमें अकाउंट ओपनिंग की कोई लिमिट है कि आप इतने ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आप जितनी चाहें उतने अकाउंट इसके तहत ओपन कर सकते हैं। डिपॉजिट की बात करें, अकाउंट टाइम। अब टाइम डिपॉजिट में 4 तरह के खाते आपको मिल जाएंगे। 1 ईयर TD, 2 ईयर TD, 3 ईयर TD और 5 ईयर TD। तो ये इंपॉर्टेंट है। TD जो होते हैं 4 प्रकार के खाते होते हैं, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष, 3 और 5 वर्ष के लिए आप इनको खुलवा सकते हैं। एनुअल इंटरेस्ट में भी क्रेडिट टू SB अकाउंट। अब इसमें क्या होता है, जो भी एनुअली आपको इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें जो कैलकुलेशन है वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर होगी, लेकिन जो इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा, वो एनुअल बेसिस के ऊपर दिया जाता है। अब मान लीजिए आपने 5 साल वाला 5 ईयर TD अकाउंट ओपन किया है, अब हर साल आपको इंटरेस्ट इसके ऊपर मिलेगा, तो वो जो इंटरेस्ट होगा सेविंग के अकाउंट में, डाकघर बचत खाते में जमा कर दिया जाता है। 5 ईयर TD exempted from income tax benefits of section 80C इनकम टैक्स एक्ट 1961। 5 वर्षीय जो TD खाता होगा उसके तहत जो भी आप निवेश करेंगे आयकर अधिनियम 1961 के सेक्शन 80C के तहत लाभ के लिए पात्र होगा। इनकम टैक्स में आपको इसमें छूट दी जाएगी। मैच्योरिटी की बात करें, 1st, 2nd, 3rd, 5th ईयर फ्रॉम अकाउंट ओपनिंग डेट। तो जैसे आपने अकाउंट ओपन किया 1 वर्ष के लिए तो वो 1 वर्ष के बाद मैच्योर होगा। 2 ईयर TD अकाउंट ओपन किया तो 2 वर्ष के बाद मैच्योर होगा। 3 ईयर TD 3 वर्ष के बाद। उसी तरह से 5 ईयर TD अकाउंट जो है 5 वर्ष पूरे होने के बाद मैच्योर होता है। तो परिपक्वता की बात करें, खाता खोलने की तारीख से 1 साल, 2 साल, 3 और 5 साल जैसी भी स्थिति हो उसके बाद परिपक्व होगा। एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट की बात करें, खाते का विस्तार, जैसे हमने RD के लिए किया कि 5 साल जब मैच्योरिटी उसकी हो जाएगी तो 5 वर्ष की अवधि के बाद आप इसको फिर से आगे 5 वर्ष की अवधि के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। उसी तरह से TD अकाउंट भी एक्सटेंड किया जा सकता है। मैच्योरिटी के ऊपर कितने समय के लिए किया जा सकता है, ऑन मैच्योरिटी एक्सटेंड फॉर अनदर टेन्योर फॉर विच अकाउंट वाज इनिशियली ओपनड। अब मान लीजिए आपने 1 ईयर TD अकाउंट ओपन किया था, मैच्योरिटी के बाद यानी कि जब 1 वर्ष इस खाते को हो जाएगा, इसको आप आगे एक्सटेंड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आगे भी इसको 1 वर्ष की अवधि के लिए ही बढ़ाया जा सकता है। यानी कि शुरुआत में आपने किस अवधि के लिए इसको ओपन किया था, मैच्योरिटी के बाद भी इसको उसी अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे 3 ईयर TD अकाउंट है तो इसको मैच्योरिटी पर 3 साल के लिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है। एक्सटेंडेड विद इन, अब मैच्योरिटी से कितना समय भीतर आप कितने समय के भीतर आप इसको एक्सटेंड कर पाएंगे। अगर 1 ईयर TD अकाउंट है, 1 वर्षीय TD खाता है, विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम मैच्योरिटी डेट, परिपक्वता की तारीख से 6 महीने के भीतर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। 2 ईयर TD अकाउंट की बात करें, विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम मैच्योरिटी डेट, परिपक्वता की तारीख से 12 महीने के भीतर आगे बढ़ाया जा सकता है। 3 साल और 5 साल वाले जो टाइम डिपॉजिट खाते होते हैं, विद इन 18 मंथ्स फ्रॉम मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट या परिपक्वता की तारीख से 18 महीने के भीतर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।
आगे चलते हैं इंटरेस्ट फॉर एक्सटेंडेड पीरियड। अब एक्सटेंडेड पीरियड जो विस्तारित अवधि रहेगी उसके दौरान आपको कौन सा इंटरेस्ट दिया जाएगा। आरडी में हमने ऊपर किया, मोस्ट इंपोर्टेंट है कौन सा इंटरेस्ट दिया जाएगा। जब इनिशियली शुरुआत में आपने अकाउंट ओपन किया था वही आपके पास इंटरेस्ट रहेगा एक्सटेंडेड अवधि के लिए। ले तो यहाँ पे जो टाइम डिपॉजिट में है वो कैसे रहेगा, इंटरेस्ट ऑन टीडी अकाउंट ऑन द डे ऑफ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के दिन कौन सा इंटरेस्ट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको एक्सटेंडेड अवधि के लिए इंटरेस्ट दिया जाएगा। आरडी में कौन सा दिया जाता है, जब शुरुआत में आपने अकाउंट ओपन किया था उस समय जो इंटरेस्ट रेट था वही आपको एक्सटेंशन पीरियड के लिए दिया जाता है। लेकिन टाइम डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता है, वहां पे देखा जाएगा कि मैच्योरिटी वाले दिन कौन सा इंटरेस्ट रेट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग आपको उस अवधि के लिए आगे इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। प्री मैच्योर क्लोजर की बात करें, खाते को समय से पहले बंद करने की बात करें, नो डिपॉजिट शैल बी विड्रॉन बिफोर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। जमा की तारीख से 6 महीने की समाप्ति से पहले जमा राशि वापस नहीं ली जा सकती है। टीडी अकाउंट क्लोज्ड आफ्टर 6 मंथ्स बट बिफोर 1 ईयर। अगर आपने टीडी खाते को, टाइम डिपॉजिट खाते को 6 महीने लेकिन 1 वर्ष से पहले बंद किया, अब ये 1 साल वाले टीडी खाते की यहाँ पे बात कर रहे हैं, एसबी इंटरेस्ट इज एप्लीकेबल। तो आपको इसमें जो ब्याज दिया जाएगा वो कौन सा दिया जाएगा, जो डाकघर बचत खाते के ऊपर मिल रहा है वही आपको इस टीडी खाते के ऊपर दिया जाएगा, जिसे आप 6 महीने के बाद लेकिन 1 साल के पहले बंद करते हैं। तो कोई भी आपने टीडी का अकाउंट ओपन किया 1 ईयर टीडी वाला, तो उसमें आप 6 महीने से पहले विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, उसको प्री मैच्योर क्लोज नहीं करवा पाएंगे। 2, 3, 5 ईयर टीडी अकाउंट्स क्लोज्ड आफ्टर 1 ईयर। 2, 3 और 5 साल वाले टाइम डिपॉजिट के जो खाते रहेंगे 1 साल के बाद उन्हें समय से पहले बंद किया जा सकता है। 1 साल वाले को 6 महीने के बाद और 2, 3 और 5 साल वाले जो अकाउंट रहेंगे उनको 1 साल के बाद प्री मैच्योर क्लोज करवाया जा सकता है। इंटरेस्ट 2% लेस देन टीडी इंटरेस्ट फॉर कंप्लीटेड ईयर्स, पीरियड लेस देन ईयर एसबी इंटरेस्ट पेएबल। अब 1 वर्ष के बाद जब आप टीडी खाते को प्री मैच्योर क्लोज करेंगे तो इसमें आपको जो ब्याज दिया जाएगा, इंटरेस्ट दिया जाएगा, वो कैसे मिलेगा। तो जितने भी कंप्लीटेड ईयर्स होंगे, जैसे मान लीजिए आपने 5 साल वाला टीडी अकाउंट ओपन किया है लेकिन आप इसको चौथे साल ही बंद करना चाहते हैं, इसने अभी कितने साल पूरे किए हैं, 3 वर्ष पूरे किए हैं, तो इन 3 वर्षों के लिए आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट जो भी मिलेगा 2% लेस देन ऑफ टीडी इंटरेस्ट रेट फॉर कंप्लीटेड ईयर। तो इन 3 वर्षों के लिए जो टीडी का इंटरेस्ट रेट होगा उस टीडी के इंटरेस्ट रेट से 2% कम इंटरेस्ट रेट आपको इन 3 वर्षों के लिए दिया जाएगा। और अभी जो चौथा वर्ष चल रहा है उसके लिए आपको सिर्फ एसबी का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। तो जैसे प्रेजेंट में मान लीजिए 7.5% इंटरेस्ट रेट है 5 ईयर टीडी के ऊपर, तो अगर चौथे साल आप इसको बंद करते हैं 5 साल वाले टीडी खाते को, तो आपको कौन सा कितना इंटरेस्ट मिलेगा, आपको इसमें 5.5% के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट मिलेगा और चौथे वर्ष के लिए आपको 4% के अकॉर्डिंग यानी कि एसबी के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। प्लेजिंग ऑफ टीडी अकाउंट, अब जो टीडी खाता होता है आप उसको गिरवी भी रख सकते हैं, प्लेज भी कर सकते हैं। ट्रांसफर और प्लेजिंग अथॉरिटीज कौन कौन है, गिरवी या स्थानांतरण निम्नलिखित अधिकारियों को किया जा सकता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या फिर गवर्नर ऑफ स्टेट, भारत के राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल को आप ये गिरवी रख सकते हैं। आरबीआई, शेड्यूल्ड बैंक, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, कॉर्पोरेटिव बैंक्स, आरबीआई अनुसूचित बैंक, सहकारी समिति या सहकारी बैंक, इन सभी के पास भी आप टीडी खाते को गिरवी रख सकते हैं, प्लेज करवा सकते हैं। कॉरपोरेशंस पब्लिक है चाहे वो प्राइवेट है, गवर्नमेंट कंपनीज, लोकल अथॉरिटीज़, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, इन सभी को आप क्या कर सकते हैं, अपना टीडी का अकाउंट प्लेज कर सकते हैं, इनके पास अपना टीडी का खाता गिरवी रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास MIS अकाउंट के बारे में, मंथली इनकम स्कीम। तो इसमें जो आपको इंटरेस्ट दिया जाता है वो दिया जाता है मंथली बेसिस के ऊपर, इंटरेस्ट पेएबल मंथली, हर महीने इसमें आपको ब्याज दिया जाएगा। अकाउंट ओपन विद मिनिमम 1000 रुपीज़। अब ये जो खाता है MIS का 1000 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खोला जा सकता है एंड सब्सिक्वेंट इन मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज़, और इससे ज़्यादा का आप खुलवाना चाहते हैं 1000 रुपये के गुणांक में खोला जा सकता है। यानी कि MIS का खाता 1000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं, इससे ज़्यादा का खोलना चाहते हैं 2000 रुपये के साथ खुल जाएगा 3000 रुपये, इस तरह से 1000 रुपये के मल्टीपल में आप इसे आगे ओपन कर सकते हैं। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें 9 लाख इन सिंगल अकाउंट, एकल जो खाता रहेगा सिंगल अकाउंट, मतलब एक व्यक्ति अगर इसको खुलवा रहा है तो वो मैक्सिमम 9 लाख रुपए इसमें डिपॉजिट कर सकता है, और अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो 15 लाख रुपए मैक्सिमम इसमें डिपॉजिट किए जा सकते हैं। शेयर ऑफ ईच इंडिविजुअल इन ज्वाइंट अकाउंट इक्वल शेयर। अब 15 लाख जो है, मान लीजिए किसी ने ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया, 3 वयस्कों ने मिलकर किया है, अब यहाँ पे ये जो 15 लाख होंगे इनमें
तीनों का बराबर हिस्सा होगा, यानी कि तीनों के नाम 5-5 लाख रुपए होंगे, तीनों का इसमें बराबर का हिस्सा रहेगा। अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? कोई भी सिंगल एडल्ट। ज्वाइंट अकाउंट अप टू 3 एडल्ट्स, 3 वयस्क मिलकर आपस में खुलवा सकते हैं। और एक चीज ध्यान में रखनी है, एमआईएस में जो भी राशि डिपॉजिट की जाएगी वो सभी ज्वाइंट होल्डर्स के लिए इक्वल शेयर में होगी। गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर, गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, माइनर अबव 10 ईयर्स इन हिज ओन नेम। तो ये हम सभी में कर रहे हैं, ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना है। ये वाला सब में आपको अच्छे से याद रखना है कि किसमें 3 वयस्क मिलकर खुलवा सकते हैं, किसमें 1 वयस्क खोलेगा, किसमें 2 वयस्क भी खुलवा सकते हैं। डिपॉजिट और शेयर इन एमआईएस अकाउंट ओपन बाय इंडिविजुअल नॉट एक्सीड 9 लाख रुपए। तो सभी एमआईएस खातों में निवेश या हिस्सा किसी भी व्यक्ति के लिए 9 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, सिंगल अकाउंट ओपन किया, सिंगल अकाउंट में उसने मान लीजिए 5 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए एमआईएस में। अब वो दूसरा ज्वाइंट अकाउंट ओपन करता है किसी वयस्क के साथ, ऐसी कंडीशन में दूसरे वाले ज्वाइंट अकाउंट में उसका जो हिस्सा रहेगा वो 4 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल 9 लाख रुपए मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज्यादा उसके सिंगल और ज्वाइंट अकाउंट में नहीं होने चाहिए। लिमिट फॉर अकाउंट ओपनिंग ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एज गार्डियन शैल बी सेपरेट। अब मान लीजिए गार्डियन अभिभावक ने अपने नाम पर एक सिंगल अकाउंट ओपन किया है 9 लाख रुपए का। अब वो क्या करना चाहता है, नाबालिग की ओर से, मतलब अपने मान लीजिए वो बच्चे की ओर से एक एमआईएस अकाउंट ओपन करना चाहता है तो अलग से कर सकता है, 9 लाख रुपए का और भी कर सकता है। तो इसमें जो लिमिट रहेगी अकाउंट ओपनिंग की माइनर की ओर से, अगर गार्डियन ओपन करना चाहते हैं तो वो अलग सीमा रहेगी, खुद के लिए अलग है। नाबालिग की ओर से अगर वो ओपन करना चाहता है तो उसके लिए अलग से कर सकता है। इंटरेस्ट की बात करें, ब्याज जो इसमें दिया जाएगा, इफ इंटरेस्ट पेएबल एवरी मंथ नॉट क्लेम्ड बाय अकाउंट होल्डर सच इंटरेस्ट शैल नॉट ऑब्टेन एनी एडिशनल इंटरेस्ट। खाता खोलने, इसमें बोला गया है कि जो इंटरेस्ट दिया जाएगा हर महीने, अगर उसको क्लेम नहीं किया जाता है खाता धारक के द्वारा, तो ऐसे इंटरेस्ट के ऊपर अन्य कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। अब मान लीजिए क्या हो जाएगा, 1 लाख रुपए आपने इसमें डिपॉजिट कर दिया और उसके ऊपर आपको हर महीने 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इंटरेस्ट ये जो 1,000 रुपये मिल रहा है, अगर इसके लिए खाता धारक क्लेम नहीं करता है तो इस 1,000 रुपये के लिए, क्योंकि ये 5 साल के लिए एमआईएस का अकाउंट ओपन होता है, 5 साल तक आप इस 1,000 रुपये के लिए अगर क्लेम नहीं करते हैं तो इस 1,000 रुपये के ऊपर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ये 1,000 रुपये के 1,000 रुपये ही रहेंगे। इफ इन केस एक्सेस मेड बाय डिपॉजिटर, अब क्योंकि 9 लाख रुपए मैक्सिमम लिमिट है और ज्वाइंट अकाउंट अगर ओपन करना चाहते हैं तो एकल और ज्वाइंट में दोनों में देखा जाएगा किसी भी व्यक्ति के द्वारा मैक्सिमम 9 लाख रुपए डिपॉजिट किए जा सकते हैं। अगर उसने एक्सेस में डिपॉजिट कर दिए, 9 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट कर दिए, ऐसी कंडीशन में एक्सेस डिपॉजिट रिफंड बैक, तो जो एक्सेस डिपॉजिट होगा, ज्यादा डिपॉजिट जो उसने किया होगा उसको वापिस दे दिया जाएगा और वापिस की गई राशि के ऊपर उसको केवल एसबी का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट पेएबल ऑन कंप्लीशन ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग यूजिंग ईसीएस सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के बारे में हम कर चुके हैं कि कैसे इसमें पैसे जो है अलग अलग खाता धारकों के बैंक में जमा किए जाते हैं, खाते में जमा किए जाते हैं। तो इसमें एमआईएस में जो ब्याज दिया जाता है, खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष 1 महीना पूरा होने के बाद खुद ब खुद क्या किया जाता है, एसबी के अकाउंट में ऑटोमेटिकली डिपॉजिट कर दिया जाता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के माध्यम से। इंटरेस्ट इज टैक्सेबल इन हैंड ऑफ डिपॉजिटर, और जमाकर्ता को जो ब्याज दिया जाएगा वो कैसा होगा, कर युक्त होगा, टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट चलते हैं प्री मैच्योर क्लोजर की बात करते हैं। समय से पहले खाते को अगर बंद करवाना चाहते हैं, नो विड्रॉल बिफोर 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट। खाता खोलने की तारीख से 1 वर्ष से पहले आप इसमें से कोई भी विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। एमआईएस अकाउंट ओपन कर लिया तो 1 साल से पहले आप इसमें से कोई भी निकासी नहीं कर पाएंगे। क्लोज आफ्टर 1 ईयर एंड बिफोर 3 ईयर्स, अगर आप इसको 1 वर्ष के बाद और 3 वर्ष से पहले बंद कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, डिडक्शन 2% फ्रॉम प्रिंसिपल, मूलधन से 2% की डिडक्शन कर ली जाएगी, कटौती कर ली जाएगी। अगर आप इसको 3 साल के बाद और 5 साल से पहले बंद करते हैं तो ऐसी कंडीशन में 1% डिडक्शन की जाएगी प्रिंसिपल से। 1 वर्ष के बाद और 3 वर्ष से पहले करने पर 2% की डिडक्शन की जाएगी और 3 वर्ष से बाद और 5 वर्ष से पहले करने पर 1% की डिडक्शन मूलधन से कर ली जाएगी, प्रिंसिपल से कर ली जाएगी। मैच्योरिटी की बात करें, 5 इयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग, खाता खोलने की तारीख से 5 वर्ष के बाद इसकी क्या हो जाएगी, मैच्योरिटी हो जाएगी, आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एमआईएस अकाउंट के बारे में। आगे आपके पास एससीएसएस अकाउंट के बारे में, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम खाते के बारे में।
इंटरेस्ट पेएबल फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ 31st मार्च, 30th सितंबर, 31st दिसंबर इन दी फर्स्ट इंस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे देखो SCSS में जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो क्वार्टरली बेसिस के ऊपर दिया जाता है, लेकिन पहली बार जब आपने खाता ओपन किया तो पहले वर्ष में आपको जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, जमा की तारीख से 31 मार्च को, क्या जमा की तारीख जो भी होगी उसके बाद 31 मार्च को या फिर 30 सितंबर को या 31 दिसंबर को, इस तरह से आपको दिया जाएगा। मतलब कि मान लीजिए अगर आपने क्या किया 31 दिसंबर के बाद यानी कि 1 जनवरी के बाद और 31 मार्च से पहले आपने डिपॉजिट किया तो आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा, 31 मार्च को मिलेगा। आपने 31 मार्च के बाद और 30 सितंबर के बीच में अगर डिपॉजिट किया, सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन किया, तो आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 30 सितंबर को मिलेगा। अगर 30 सितंबर और 31 दिसंबर के बीच में आप ओपन करते हैं सीनियर सिटीजन का अकाउंट, ऐसी कंडीशन में आपको 31 दिसंबर को इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो पहली बार में जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा या तो 31 मार्च को मिलेगा या 30 सितंबर को मिलेगा या फिर 31 दिसंबर को मिलेगा पहली बार। उसके बाद एंड देयर आफ्टर इंटरेस्ट पेएबल ऑन क्वार्टरली बेसिस, उसके बाद त्रैमासिक आधार पर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, ब्याज दिया जाएगा। एंड एप्लीकेबल फ्रॉम डेट ऑफ डिपॉजिट टू 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर। फिर उसके बाद जो इंटरेस्ट दिया जाएगा त्रैमासिक आधार पर दिया जाएगा और डेट ऑफ डिपॉजिट से आपको 31 मार्च, फिर 31 मार्च के बाद 30 जून, 30 जून के बाद 30 सितंबर और उसके बाद 31 दिसंबर को दिया जाएगा, हर 3-3 महीने के बाद। आगे चलते हैं। सीनियर सिटीजन का जो अकाउंट है ओपन किसके द्वारा किया जा सकता है, इंडिविजुअल अबव 60 ईयर्स ऑफ एज, कोई भी व्यक्ति है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है उसके द्वारा सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन किया जा सकता है। रिटायर्ड सिविलियन एम्प्लॉय अबव 55 ईयर्स एंड बिलो 60 ईयर्स ऑफ एज, तो कोई भी सिविलियन एम्प्लॉय है, क्या कोई भी आपके पास क्या है नागरिक कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाता है, वो रिटायर हो जाता है, तो 55 वर्ष के बाद लेकिन 60 वर्ष से पहले भी वो इसको ओपन कर सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट मेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम रिटायरमेंट, रिटायरमेंट या सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर अगर वो सीनियर सिटीजन में इन्वेस्टमेंट करता है तो 55 से 60 वर्ष के बीच भी वो सीनियर सिटीजन का अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता है, रिटायरमेंट के 1 महीने के भीतर इसमें निवेश नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में 60 वर्ष के बाद ही वो इसमें ज्वाइन कर पाएगा। रिटायर्ड डिफेंस एम्प्लॉय, अब कोई भी रक्षा सेवा कर्मी है वो रिटायर होता है तो वो सीनियर सिटीजन का अकाउंट 50 वर्ष की आयु के बाद और 60 वर्ष की आयु से पहले ओपन करवा सकता है। इसके लिए भी कंडीशन है, कंडीशन क्या है, इन्वेस्टमेंट मेड विद इन 1 मंथ फ्रॉम रिटायरमेंट, रिटायरमेंट की तारीख से 1 महीना पहले इस चीज के लिए उसे इन्वेस्टमेंट करनी होगी। ज्वाइंट अकाउंट की बात करें विद स्पाउस ओनली, ज्वाइंट अकाउंट जो वो केवल पति या पत्नी आपस में मिलकर ही खोल सकते हैं। होल अमाउंट इन ज्वाइंट अकाउंट, लेकिन यहाँ पे दूसरी चीज बोली है, संयुक्त खाते में जितनी भी राशि रहेगी एट्रीब्यूटेबल टू फर्स्ट अकाउंट होल्डर ओनली, तो वो केवल पहले खाता धारक को ही समर्पित रहेगी, यानी कि जितनी भी राशि रहेगी वो पहले खाता धारक की ही रहेगी, दूसरा जो भी स्पाउस होगा उसके पास कुछ भी नहीं होगा। तो इस तरह से अकाउंट ये ओपन किया जाएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, डिपॉजिट की बात करते हैं। एक्सेस डिपॉजिट रिफंड टू डिपॉजिटर इमीडिएटली, जो भी एक्सेस डिपॉजिट किया जाएगा, कैश में हम आगे करेंगे कितना मैक्सिमम डिपॉजिट किया जा सकता है। एक्सेस किया गया डिपॉजिट तुरंत डिपॉजिटर या जमाकर्ता को लौटा दिया जाएगा। एंड एसबी इंटरेस्ट पेएबल ऑन एक्सेस अमाउंट, और जो भी एक्सेस अमाउंट होगा उसके ऊपर एसबी इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाएगा। दिस स्कीम क्वालिफाइज बेनिफिट ऑफ सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस योजना के तहत जो भी आप निवेश करेंगे आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C के तहत लाभ के लिए योग्य होता है, इनकम टैक्स में आपको छूट दी जाती है। आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ रह गई है, ओनली 1 डिपॉजिट इन अकाउंट इन मल्टीपल ऑफ 1000 रुपीज़। सीनियर सिटीजन खाते में आप केवल एक ही बार जमा कर पाएंगे, और कितने के मल्टीपल में, 1000 रुपये के मल्टीपल में। मैक्सिमम इसमें जो डिपॉजिट किया जा सकता है वो कितना किया जा सकता है, 30 लाख रुपये। पहले 15 लाख हुआ करता था, प्रेजेंट में आप इसमें 30 लाख रुपये डिपॉजिट कर सकते हैं और 1000 रुपये के मल्टीपल में किया जा सकता है। और 30 लाख रुपए से अगर एक्सेस में आप डिपॉजिट करते हैं तो जो भी एक्सेस होगा वो खाता धारक को लौटा दिया जाएगा और उस एक्सेस के ऊपर केवल एसबी का इंटरेस्ट दिया जाएगा।
उसके बाद है इंटरेस्ट, ब्याज कैसे दिया जाएगा। पेएबल ऑन एवरी क्वार्टर, तो ये हमने ऊपर कर भी लिया, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर ये दिया जाता है, कौन कौन सी तारीख को दिया जाएगा हमने ऊपर कर लिया। इफ नोट क्लेम्ड बाय अकाउंट होल्डर सच इंटरेस्ट नोट अर्न एडिशनल इंटरेस्ट, जैसे हमने कैसे कर लिया, एमआईएस का कर लिया कि एमआईएस में जो आपको मंथली इंटरेस्ट मिलेगा, आप उस इंटरेस्ट के लिए आवेदन नहीं करते हैं, उसके लिए क्लेम नहीं करते हैं, तो उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा। सेम सीनियर सिटीजन में भी यही रहेगा, अगर सीनियर सिटीजन में क्वार्टरली बेसिस के ऊपर मिलने वाले ब्याज के ऊपर आप क्लेम नहीं करते हैं तो उस इंटरेस्ट के ऊपर आपको कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ऑटो क्रेडिट इन एसबी अकाउंट बाय ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस के माध्यम से इस ब्याज को ऑटोमेटिकली सेविंग के अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाता है। टोटल इंटरेस्ट एक्सीड्स 50,000 इन ए फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रुपये से अधिक का ब्याज टीडीएस डिडक्टेड फ्रॉम टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट में से टीडीएस काट लिया जाएगा। नो टीडीएस डिडक्टेड इफ फॉर्म 15G और 15H इज सबमिटेड, अगर आप 15G या 15H फॉर्म जमा करते हैं तो इसमें टीडीएस नहीं काटा जाएगा, टीडीएस की डिडक्शन नहीं की जाएगी। आगे चलते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर की बात करते हैं, समय से पहले बंद करना। क्लोज्ड एनी टाइम आफ्टर डेट ऑफ अकाउंट ओपनिंग, खाता खोलने की तारीख के बाद आप इसको किसी भी समय बंद कर सकते हैं। नो इंटरेस्ट पेएबल इफ अकाउंट क्लोज्ड बिफोर 1 ईयर, अगर आप सीनियर सिटीजन का खाता आज की तारीख में खोलते हैं, आप चाहें तो इसको दूसरे दिन भी बंद करवा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको 1 साल से पहले बंद करवा देते हैं, ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी इंटरेस्ट या कोई भी ब्याज नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर आपको इस अवधि के दौरान कोई भी ब्याज मिला होगा तो उसको क्या किया जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट से, मूलधन से रिकवर कर लिया जाएगा। अकाउंट क्लोज्ड आफ्टर 1 ईयर बट बिफोर 2 ईयर्स, अगर आपका खाता सीनियर सिटीजन का आप 1 वर्ष के बाद लेकिन 2 साल से पहले बंद करते हैं, 1.5% डिडक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट, तो मूलधन राशि में से 1.5% की डिडक्शन कर ली जाएगी। अकाउंट क्लोज्ड आफ्टर 2 ईयर्स बट बिफोर 5 ईयर्स, 2 साल के बाद लेकिन 5 साल से पहले खाता बंद करने पर 1% डिडक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट में से 1% की डिडक्शन कर ली जाएगी। एक्सटेंडेड अकाउंट की बात करें, विस्तारित खाते की बात करें, क्लोज्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम डेट ऑफ एक्सटेंशन विदाउट एनी डिडक्शन, क्या तो एक्सटेंड अगर आप अकाउंट को करते हैं, विस्तार उसका खाता करते हैं, तो विस्तार की तिथि से अगर 1 वर्ष के बाद आप इसको बंद करते हैं तो कोई भी कटौती आपके खाते से नहीं की जाएगी। मैच्योरिटी की बात करें, आपका SCSS का अकाउंट कब परिपक्व होगा, 5 ईयर्स फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग, खाता खोलने की तारीख से 5 वर्ष के बाद ये मैच्योर होता है। एक्सटेंशन की बात करें, फॉर फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम मैच्योरिटी डेट, खाता की परिपक्वता पर इसे आगे 3 सालों की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। जब आपने शुरू में सीनियर सिटीजन का अकाउंट ओपन करना है तो 5 वर्षों के लिए किया जा सकता है, और 5 वर्ष के बाद जब ये मैच्योर हो जाएगा आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। आगे इसको 3 वर्षों की अवधि के लिए ही एक्सटेंड किया जाएगा, तो टोटल आपका सीनियर सिटीजन का अकाउंट 8 वर्षों की अवधि तक चलेगा। एक्सटेंडेड विद इन 1 ईयर ऑफ मैच्योरिटी, और इसकी जो एक्सटेंशन है, इसका जो विस्तार है, परिपक्वता की तारीख के 1 वर्ष के भीतर किया जाना चाहिए। इंटरेस्ट एट द रेट एप्लीकेबल ऑन डेट ऑफ मैच्योरिटी, और जो एक्सटेंशन पीरियड रहेगा, क्या जो भी विस्तार की अवधि रहेगी उसके दौरान आपको दिया जाने वाला इंटरेस्ट कौन सा होगा, वो इंटरेस्ट होगा जो डेट ऑफ मैच्योरिटी के समय होगा, मतलब कि जो जब आपका अकाउंट 5 वर्ष के बाद मैच्योर होगा उस समय जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वही आपको आगे की विस्तारित अवधि के लिए दिया जाएगा। बाकी वाली जो भी आपके पास पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम्स बचेंगी उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी इसमें गलती नजर आए तब भी आप जरूर उस चीज़ के बारे में बता सकते हैं। धन्यवाद।